सभी अपने जनप्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं। आज मंत्रिमंडल के समक्ष और प्रेस प्रतिनिधियों का हम सभी मीडिया के तथा प्रेस के सभी प्रेस प्रतिनिधियों का, संवाददाताओं का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 29 प्रस्ताव ओरिजिनल आए थे, 3 प्रस्ताव बाद में आए। 32 में से 30 पर निर्णय हुआ, 2 प्रस्ताव स्थगित हो गए, 14वां और 17वां। यानी कि जो स्थगित हो गए उसकी चर्चा है, उसकी चिंता है, और जो हुए उसकी चिंता नहीं। मैं श्री संदीप सिंह जी का एक प्रस्ताव था जो विशेष रूप से प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक, शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय श्री संदीप सिंह जी जो हैं वो अपनी बात रखेंगे, जो हमारे माननीय मंत्री हैं बेसिक शिक्षा के। आज माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि जो शिक्षक दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि समस्त शिक्षकों को जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षक हैं, जो कि 4,34,226 हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक जो कि 13,380 हैं, और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक, और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक 4,72,735, शिक्षा मित्र 1,42,929, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशक जो कि 24,717 हैं, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए जो कि 7,479, और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइये 97,344, और विशेष शिक्षक जो कि CWSN शिक्षक हैं, ये ऐसे हमारे 2,581, यानी कुल मिलाकर के 11,95,391 हमारे जो प्रदेश में शिक्षक हैं, इनके लिए कैशलेस जो चिकित्सा की सुविधा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसको आज माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा सहमति मिली है। इसमें एक व्यवस्था ये जोड़ी गई है, टोटल शिक्षक हैं इसमें 11,95,391, और इसका जो कुल लागत है वो लागत भी आएगी इसमें 358.61 करोड़ की।
358.61 करोड़ की लागत इसके अंतर्गत आएगी। और इसमें एक व्यवस्था ये बनाई गई है, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त जो विद्यालयों के शिक्षक होंगे, इनको वेरीफाई करने के लिए एक जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदों में इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जहां पे इन सभी शिक्षकों का एक बार वेरिफिकेशन कराया जाएगा जो इन प्राइवेट स्कूल में परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित जो मान्यता प्राप्त विद्यालय इनमें शिक्षक है। उसके बाद में इन लोगों को इस कैशलेस जो सुविधा है उसका लाभ मुहैया कराया जाएगा। ये मान्यता प्राप्त विद्यालय क्या निजी विद्यालय हैं? ये प्राइवेट विद्यालय हैं जो हम लोगों से जिनको हम लोग मान्यता देते हैं, जो मैं बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक इसमें शामिल हैं। लेकिन इनके अंदर जो भी शिक्षक होंगे इन विद्यालयों में जो कार्यरत होंगे, उनका शिक्षकों का एक बार वेरिफिकेशन जो है वो जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसए के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद जब वो वेरीफाई कर देंगे कि ये शिक्षक वहां पे कार्यरत हैं, उसके बाद इन सभी शिक्षकों को उसका लाभ दिया जाएगा। मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया हर एक चीज जितने हैं इसके अंतर्गत, और पूरे आपको मैंने नंबर भी बता दिया है। रसोइया भी है इसमें सभी। कौन सी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और एडेड विद्यालय हैं, सभी के समस्त शिक्षकों को मैं दोबारा बोल देता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षक सभी, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सभी शिक्षक, सभी शिक्षा मित्र, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी हमारे अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्डन, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानमंत्री पोषण योजना के सभी रसोइये और विशेष जो शिक्षक होते हैं CWSN शिक्षक, वे सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इनका टोटल जो योग है वो 11,95,391 है और इसके अंतर्गत जो लागत आने वाली है, जो व्यय आएगा वो 358.61 करोड़ है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिकाएं। जो जैसे इसकी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा जो व्यवस्था चलाई जाती है, जो सांची के माध्यम से पहले आयुष्मान की जो व्यवस्था चल रही है, उसी के माध्यम से इसका भी क्रियान्वयन होगा। जो आयुष्मान की योजना है उसी की जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जाती है, उसी की तरह यह योजना है। इलाज की व्यवस्था कैशलेस कर दी गई बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त स्ववित्त पोषित लोगों के लिए, और मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा जो इसी प्रकार से बताइए। इस विषय को बाद नहीं, ये पहले कैबिनेट की ब्रीफिंग हो जाए, उसके बाद बात करिए। आज की कैबिनेट से माध्यमिक शिक्षा विभाग का भी इसी प्रकार से व्यवस्था आज मंत्री परिषद ने सहमति दे दी है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों तथा स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में आज मंत्री परिषद ने अपनी सहमति दे दी है। ये भी अपने आप में पहली बार हुआ है कि जिन लोगों को इस प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी गई। माननीय गुलाब देवी जी जो हमारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, वो इस पर अपनी बात रखेंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत
अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी आईपीडी अंतर रोगी विभाग उपचार की कैशलेस सुविधा की अनुमान्यता प्रदान की गई है। ये संख्या हम आपको दे देंगे। संख्या हम बता देते हैं आपको। ये संख्या है करीब 2,59,00,000 करोड़ रुपए तो वो है, बता दे रहा है। 2,97,000 करीब है जी। 59 इस पर आएगा 59 करोड़। तो संख्या बता देते 2,97,569 नहीं 579 2,97,579 संख्या है और 89 करोड़ 25 लाख रुपया इसके ऊपर व्यय होगा। ठीक है, आप बताइए कौन पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। जी, आयुष्मान योजना की तरह 5 लाख तक सीमित होगा या अनलिमिटेड होगा, जैसा कि इसमें दीनदयाल उपाध्याय में है सरकारी कर्मचारी? नहीं, ये उसी तक सीमित होगा। 5 लाख उसी की तर्ज पर बना है, किसकी तरह? आयुष्मान योजना की तर्ज। तो यानी जो सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलते हैं वो इन्हें नहीं मिलेंगे जी, उनको अनलिमिटेड है। किसको? सरकारी कर्मचारी के कार्ड पर अनलिमिटेड है, शिक्षकों को 5 लाख तक मिलेगा, आपका ये कहना है? अभी तो प्रधानमंत्री वाला तो वो इसमें दिया हुआ है, इसमें जो नोट है उसमें दिया हुआ है, तो उसी के आधार के ऊपर जो उनकी व्यवस्था है उसमें दिया है। राज्य सरकार का ही इसमें जो है कोई केंद्र सरकार का इसमें कोई वो नहीं है। तीसरा आप लोग जाना चाहिए। हाँ जी, जितने सम्मिलित थे मैंने बता दिया आपको। ये बताइए, ये कैबिनेट के बाद आप इनसे मिल लीजिएगा, अलग से आप मिल लीजिएगा। नहीं, एक क्वेश्चन के कैबिनेट के बाद बात करिए। इसमें जो आप पूछ रहे थे इसकी बाकायदा नोटिंग में है कि ये उपरोक्त लोगों में से जो पूर्व में ही केंद्र राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना यथा प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना ऑब्लिक मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आदि से आच्छादित है, उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जो लोग इसमें बाकायदा पहले से ही जो लोग किसी योजना में आच्छादित है
जो किसी में आते हैं उनके अलावा ये है। अब तीसरा है ये अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 20 यानी अमृत 20 योजना के अंतर्गत गोरखपुर के नगर निगम गोरखपुर में सीवरेज योजना जोन A3 से संबंधित परियोजना 721 करोड़ 40,41,000 GST व सेंटर सहित के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन आज मंत्री परिषद ने दे दिया है। ये अमृत 2 के अंतर्गत सीवरेज योजना को जो है वो आज मंत्री परिषद ने अनुमोदन दे दिया है। ये 721 करोड़ 40,41,000 रुपए सेंटर सहित, इसमें भारत सरकार का एरिया इसमें कवर करेंगे 17 वार्ड और 43,604 नगरगृह संयोजन के माध्यम से 43,604। इसमें जो केंद्रांश है वो 25% और राज्य का राज्यांश जो है वो फंडिंग पैटर्न है 33% और 1 लाख से कम 50%। बाकी उसका हिस्सा होगा इस निकाय का। तो एक कुल मिलाकर उक्त निर्धारित लागत में भारत सरकार का है 231 करोड़ 34,94,000। राज्य सरकार का है 435 करोड़ 36 लाख और निकाय का अंश है 2776.448 27 करोड़ 76,48,000। इसी अमृत 2 के अंतर्गत जनपद वाराणसी के नगर निगम वाराणसी में सीवरेज से 18 अत्यधिक प्रभावित वार्डों में से दुर्गा कुंड, नरिया, सरायनंदन, जोला उत्तरी एवं भेलूपुर वार्ड में सीवर लाइन बिछाने एवं गृह संयोजन कार्य में से संबंधित परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 266 करोड़ 49,44,000 GST व सेंटर सहित के व्यय का प्रस्ताव आज मंत्री परिषद ने अनुमोदित कर दिया। इसमें खास तौर से वाराणसी के वार्ड नंबर 25 दुर्गा कुंड, वार्ड नंबर 54 नरिया, वार्ड नंबर 45 जोलापुर उत्तरी एवं वार्ड नंबर 51 बेलूपुर वार्ड की 100% जनसंख्या सीवरेज व्यवस्था से लाभान्वित होगी। जी, क्योंकि आप एक मंत्री भी हैं और आपकी कोशिशों से आउटसोर्सिंग को कैबिनेट में पास हुए भी ये विषय बाद में प्लीज। प्रदेश में नेक्स्ट 6 नंबर है, उत्तर प्रदेश में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को आज मंत्री परिषद ने क्या नाम अपनी सहमति दे दी है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों भवनों जो कभी पूर्व में विकसित निर्मित किए गए थे परंतु समय के साथ जीर्ण शीर्ण संरचनात्मक अवस्था अथवा भूमि के सब अपार्टमेंट उपयोग अथवा पर्यावरणीय ह्रास के कारण वर्तमान में अप्रयुक्त अथवा निष्प्रयोज्य हो गए हैं अथवा अंडर यूटिलाइज्ड हो पड़े हैं कि भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दशाओं में सुधार लाए जाने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 लागू किए जाने का प्रस्ताव आज मंत्री परिषद ने मंजूर कर दिया।
इसके ऊपर जब शासनादेश आएगा तब सारी डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। हाँ जी, उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026। पांचवा नगर निगम विज्ञापन के संबंध में विज्ञापन को रेगुलेट करना है ताकि शहर में ठीक ठाक से वो डिजिटाइज हो जाए। नहीं उसमें वो जो हमारे जो जिसको ब्रीफ करना है उसमें शामिल नहीं है, नहीं तो बता देते। ये 7वां प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए वित्त पोषण के रूप में विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू किए जाने तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2014 यथा संशोधित 2021 को संशोधित किए जाने के संबंध में। इसका उद्देश्य में यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जो नक्शा पास करने की विधि है उसमें लोग स्वाभाविक रूप से अनुकूलता महसूस करें कि नक्शा जरूर पास कराएं, ताकि इसको रेगुलेट किया जा रहा है और खास तौर से इसमें काफी राहत दी गई। इसका जिस्ट बस यही है कि विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू किए जाने तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क नियमावली 14 तथा 21 में संशोधन होने से अवस्थापना सुविधाओं यथा महायोजना मार्ग खुले स्थल एसटीपी अन्य सुविधाओं के विकास के लिए विकास प्राधिकरणों को विकास शुल्क के रूप में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए संसाधनों की सुलभता को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर सृजन होंगे। इसमें बाकी तो वैसा नहीं है जैसा आप लोग वो करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसका उद्देश्य यही है कि ताकि वो ऐसा हो विकास शुल्क लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। मेन बात यह है। नेक्स्ट है हाँ, जनपद बरेली में और मुरादाबाद में ये 11वां और 12वां है। जनपद बरेली और मुरादाबाद में देखिए जो कहा जाता है वह बीच में काहे के लिए वो करते हैं। कौन ग्यारह 12 है। जनपद बरेली में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना कराए जाने के बरेली विकास प्राधिकरण बरेली उत्तर प्रदेश को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के संबंध में ये मंजूर तो हो चुका था, लेकिन इसमें कार्यदायी संस्था के लिए आया है। बरेली विकास प्राधिकरण बरेली उत्तर प्रदेश द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर 8 में उपलब्ध 5.33 एकड़ भूमि में 3000 वर्ग मीटर भूमि पर विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना है। बरेली विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। आज खास तौर से ये इसलिए आया था कि बरेली विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित करना। इसी तरीके से मुरादाबाद में भी एक विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। इसमें खास तौर से मुरादाबाद द्वारा दिल्ली बरेली मार्ग पर विकसित की जाने वाली गोविंदपुरम आवासीय योजना के अंतर्गत 4.6 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित सेंट्रल पार्क में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु मुरादाबाद एफडीए को नामित किया गया। इसके बाद है हाँ, किसान सहकारी चीनी मिल 16वां नंबर। नहीं, जितने बोलना है उसी को बोले, ऐसा है। किसको? किसको? 3 साल की। इसमें जो हमारे पास निशान है ब्रीफ करने वाला उसमें है लगा काम की चीजें तो सुन लीजिए भाई, बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री
अध्ययन वृत्ति के अनुसंधान विदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण नियमावली 2026 के प्रख्यापन के संबंध में ये मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन हेतु मुख्यमंत्री अध्ययन वृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत अनुसंधान विदों को राज्याधीन सेवाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं के अंतर्गत लिखित मुख्य परीक्षा में भारांक एवं आयु सीमा में शिथिलीकरण दिए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्ययन वृत्ति के अनुसंधान विदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण नियमावली 2026 प्रख्यापित की जा रही है, जिसकी व्यवस्था निम्नवत है। आयु में आयु शिथिलीकरण का हम बता देते हैं आपको। अंतिम दिनांक जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अंतिम दिनांक तक सक्षम अधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जाएगा। कोई अभ्यर्थी जो अनुसंधान विद के रूप में 1 वर्ष का अवधि कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे 1 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जाएगा। कोई अभ्यर्थी जो 2 वर्ष का अवधि कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे 2 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जाएगा। और कोई अभ्यर्थी 3 वर्ष का अवधि कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे 3 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसी इसमें खास तौर से ऐसी मुख्य परीक्षाएं जिनमें अधिकतम 101 से 500 अंक तक हो, उनमें ऐसे अनुसंधान विद जो 1 वर्ष अवधि पूर्ण कर लिए हों, उन्हें 1.5 अंक, 2 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो तो उन्हें 3.0 अंक, 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो तो उन्हें 4.5 अंक अधिमान प्रदान किया जाएगा। 13 हो गया, 14 स्थगित हो गया, 14 स्थगित, 16। ये गंगा किसान सहकारी समिति, गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड मोरना जनपद मुजफ्फरनगर की पेराई क्षमता विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण करते हुए चीनी मिल स्थापना किए जाने के संबंध में। ये अपने आप में पुरानी मशीनरी थी, इसलिए इसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। मोरना में, मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड लखनऊ की अधीनस्थ गंगा किसान सहकारी चीनी मिल मोरना की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 3500 टीसीडी प्रथम चरण में 3500 टीसीडी तत्पश्चात विस्तारित क्षमता 5000 टीसीडी करते हुए नई चीनी मिल की स्थापना किया जाना है। इस निर्णय से पुराने हो चुके जर्जर प्लांट एवं पुरानी तकनीक पर आधारित होने के कारण हो रही तकनीकी हानियों को कम कर रही तकनीक पर आधारित प्रस्तावित चीनी मिल के संचालन से लाभ प्राप्त किए जाने की सहायता मिलेगी। गन्ना सहकारी चीनी मिल मोरना क्षेत्र के गन्ना किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए आय दोगुनी करने के लिए समस्त गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किए जाने में सहायता मिलेगी। जो पुरानी थी उसमें जितना परसेंटेज में आना चाहिए उतना नहीं है। जी अब ये तो जानकारी करना पड़ेगी भाई। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, कोऑपरेटिव चीनी मिल संघ लिमिटेड द्वारा लखनऊ, ये कोऑपरेटिव चीनी मिल संघ है। इन्वेस्टमेंट का इसमें दिया नहीं है, वैसे हम आपको पूछ के बता देंगे। जितना दिया होता उतना बता देते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर विभाग देखे तो ज्यादा जानकारी हो, नहीं फिर आप कहीं पर से पूछ लेते फिर तो कोई बात नहीं। जी 17 नंबर स्थगित हो गया, 14 और 17 दो स्थगित हुए। 5 नंबर पे बुलाया, देखिए पर्ची आ गई, तुरंत बुलाया। 20 ये एक विशेष रूप से दिया।
जनपद लखनऊ हरदोई में आप जितना कहे गए हैं उतने उतने पहले हो जाएं। लखनऊ जनपद लखनऊ हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क हेतु औद्योगिक जलापूर्ति के लिए 16 MLD टीटीपी के 20 नंबर, स्वच्छ जलापूर्ति गोमती नदी के लिए 8.25 MLD इंटेक वेल एवं राइजिंग मेन तथा स्वच्छ जलापूर्ति भूगर्भ जल से 4.50 MLD ट्यूबवेल पंप हाउस एवं राइजिंग मेन से संबंधित परियोजना संबंधित लागत धनराशि इसमें है 45,850 लाख अर्थात 458 करोड़ 50 लाख 11,000 रुपए आज मंत्री परिषद ने इसके लिए अनुमोदित कर दिए। जनपद लखनऊ हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क में जलापूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा 16 MLD टीटीपी के निर्माण स्वच्छ जलापूर्ति गोमती नदी से 8.25 MLD इंटेक वेल एवं राइजिंग मेन तथा स्वच्छ जलापूर्ति भूगर्भ जल से के लिए 4.50 MLD ट्यूबवेल पंप हाउस एवं राइजिंग मेन से संबंधित कार्य उन्हें फेज वाइज आवश्यकता अनुसार किया जाना है। ये खास तौर से इस मिल के लिए जो पानी की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था की गई है 20 में। इसके अलावा जनपद 23 नंबर जनपद वाराणसी चंदौली में मोहन सराय उपाध्याय नगर चकिया मार्ग राज्य मार्ग संख्या 120 के चैनल 21 से चैनल 32.235 तक 4/6 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लंबाई 11.235 किलोमीटर कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत के संबंध में यह औपचारिक है। इसमें 328 करोड़ रुपए थी पहले लागत, अब 325 करोड़ हो गई है। यह इसलिए मंत्री परिषद के सामने आज आया था कि 328 की 325 करोड़ हो गई। जी ये वो हुआ रिवीजन हुआ। इसमें 328 करोड़ 78,73,000 थी, अब हो गई है 325 करोड़ 93,08,000। आकलित करते हुए व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 13 शर्तों के साथ निर्णय का पत्र। इसी प्रकार से देवरिया में जनपद देवरिया में कसिया मार्ग राज्य मार्ग 79 के चैनल 1.600 से चैनल 33.100 तक इसकी लंबाई 31.500 यानी कि 31.5 किलोमीटर की 4 लेन में चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति। ये भी अपने आप में बहुत लाभदायक योजना है। खास तौर से परियोजना में इसमें जो लागत आ रही है 292 करोड़ 6,66,000। पच्चीसवां है 25वां जी डिजिटाइजेशन का है। जो आपके जो निबंधक कार्यालय है उत्तर प्रदेश राज्य के उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों को डिजिटाइजेशन करना, ये अपने आप में खास तौर से चूंकि आईटी का जमाना है आजकल, तो उसको डिजिटाइज करने के लिए इन्होंने व्यवस्था की है। उक्त प्रथम चरण की योजना में 2002 से 17 तक की अवधि में निबंधन कार्यालयों में पंजीकृत एवं संरक्षित विलेखों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य किया जाना था। उसमें से संप्रति इंडेक्सिंग का कार्य 99.11% एवं स्कैनिंग का कार्य 98.37% पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार प्रदेश के 72 जनपदों में उक्त योजना क्रियान्वित की गई है। उनमें से 62 जनपदों में कार्य 100% पूर्ण हो चुका है। स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन के कार्य में प्रत्येक प्रविष्टि की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के आंतरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ में सहायक महानिरीक्षक निबंधकों को सत्यापन करने का कार्य दिया गया है और इस सत्यापन का भी पुनः परीक्षण करने हेतु उत्तरदायित्व प्रदेश के संबंधित मंडलों वृत्तों के उप महानिरीक्षक निबंधकों को सौंपा गया है। ये प्रक्रिया परियोजना के प्रथम चरण के संपन्न होने के पश्चात भी 100% सत्यापन होने तक गतिमान रहेगी। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि आईटी का बहुत बड़ा सही इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए डिजिटाइजेशन से बहुत बड़ा फायदा होगा।
राजस्व, हाँ एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर से 28 है, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी बहराइच में, अगर आपको जानकारी हो, याद हो कि राजस्व ग्राम भरतापुर, ग्राम पंचायत आंबा, परगना धर्मापुर, तहसील मिहींपुरवा, मोतीपुर, जनपद बहराइच में आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित कर पुनर्वासित करने हेतु अपेक्षित भूमि की व्यवस्था एवं उक्त भूमि का आपदा प्रभावित परिवारों को आवंटित करते हुए उस पर अवस्थापना संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के संबंध में ये 29/10/25 को उस राजस्व ग्राम के 22 ग्रामवासी कौंडियाला नदी से पार करते हुए 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, तो उनको खास तौर से पुनर्वासित करने की यह योजना है। नदी में डूबने, लापता हो जाने की हृदय विदारक दुर्घटना घटित हो जाने के कारण 2/11/25 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उक्त आपदा प्रभावित ग्राम का हवाई सर्वेक्षण किया गया तथा पीड़ित परिवारों से मिलने के उपरांत तत्समय ग्राम भरतापुर को अन्य सुरक्षित एवं सुगम स्थान पर पुनर्वासित करते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य जीवनोपयोगी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई थी। ये खास तौर से जो घटना हुई थी नदी में डूबने वाली, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने पुनर्वास की घोषणा की थी, उसी के अनुरूप ये 136 परिवारों को जमीन का भी पट्टा दिया जाएगा, इनका आवास का भी पट्टा होगा और मुख्यमंत्री आवास के तहत इनको आवास दिया जाएगा और जितनी जमीन की आवश्यकता होगी उसमें खेती का भी पट्टा दिए जाने का प्रोविजन है जैसी उपलब्धता होगी। ये वहीं पर है। 136 परिवारों को आवास हेतु 22 34 बराबर 748 वर्ग फुट भूमि प्रत्येक परिवार को आवंटित किए जाने उप जिलाधिकारी मिहींपुरवा मोतीपुर जनपद बहराइच को नामित करते हुए अधिकृत करने एवं उक्त भूमि पर अवसंरचनात्मक अभिलेख मूलभूत सुविधाओं के विकास के उपरांत ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जाने तो अनुमति प्रदान किया जाए। इसकी अनुमति प्रदान की गई है। 748 वर्ग फुट एक परिवार को देंगे। 136 ग्राम पंचायत सेमर हना, तहसील मिहींपुरवा, सेमर हना, जी जी इसी। और एक और घोषणा है, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के संबंध में यह प्रकरण जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से मवाना के ग्राम नगला गोसाई मेरठ पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से निवासरत हैं। इन 107 परिवारों में से 8 परिवार विगत कई वर्षों में अन्यत्र रोजगार हेतु निवासरत हैं। वर्तमान में जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में 99 परिवार निवासरत हैं। इनको भी पुनर्वासित करने का जो है व्यवस्था की जा रही है। ये खास तौर से इन 49 परिवारों को प्रति परिवार 0.50 एकड़ भूमि आवंटित कर पुनर्वासित किया जाना है। उक्त भूमि प्रीमियम अथवा रिलीज रेंट पर 30 साल के लिए पट्टे पर निष्पादित किया जाएगा, जिसे 30 साल के लिए 2 बार बढ़ाया जा सकता है, जिसको रिन्यू किया जाएगा, यानी 90 वर्ष का होगा। यह भी अपने आप में जी 0.5 जी 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 जी। इसके अलावा विधानसभा का बजट सत्र 9 तारीख से प्रारंभ होगा और 11 तारीख को बजट आएगा। 9 तारीख को महामहिम श्री राज्यपाल जी का भाषण होगा और उसके बाद 10 तारीख को चूंकि एक हमारे 2 माननीय सदस्यों का निधन हो गया, इसलिए उनके निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा और 11 तारीख को 11 बजे बजट आएगा वर्ष 26-27 का। क्या बुलेट पॉइंट